से आपका क्वेश्चन है। कहता है कि कंसीडर द फॉलोइंग सेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स, निम्नलिखित रिएक्टेंट अभिकारकों पर गौर फरमाइए। ये दिया हुआ है कि एल्युमिनियम सल्फेट जिंक से रिएक्शन कर रहा है, एल्युमिनियम सल्फेट आयरन से रिएक्शन कर रहा है, कॉपर सल्फेट आयरन से, कॉपर सल्फेट जिंक से। अब बोल रहा है कि इनमें से कौन सा रिएक्शन होगा, ये आपको बताना है। इनमें से कौन सा रिएक्शन हो सकता है, तो इसके लिए जो हम लोगों ने पढ़ा है क्या, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, धातुओं की सक्रियता श्रेणी। ये एक ऐसी श्रेणी है जिसमें धातुओं को इस प्रकार से अरेंज किया गया है, इस प्रकार से सजाया गया है कि इस श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर धातुओं की रिएक्टिविटी घटती है, अभिक्रियाशीलता घटती है। और इसको याद करने का एक शानदार ट्रिक मेरा खुद का बनाया हुआ है। करीना का मंगेतर आली जनाब फिर से पब गए हैं, कॉपर हरगिज नहीं सिल्वर गोल्ड चुराने। ये है धातुओं की सक्रियता श्रेणी। इसकी खासियत क्या है कि इस श्रेणी में, इस सीरीज में ऊपर से नीचे जाएंगे तो मेटल्स की जो रिएक्टिविटी है वो घटती है, ऊपर वाला नीचे वाले से ज्यादा रिएक्टिव होगा, और इसी को मद्देनजर रखते हुए ये रिएक्शंस होते हैं। अब आपको देखना है कि एल्युमिनियम है यहाँ पे और यहाँ पे आपका जिंक है, दोनों में ज्यादा रिएक्टिव कौन है, तो आपको देखना पड़ेगा रिएक्टिविटी सीरीज। यहाँ पे एल्युमिनियम है, यहाँ पे जिंक है, यानी एल्युमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक। एल्युमिनियम जिंक से ज्यादा रिएक्टिव है ना। तो जिंक कम रिएक्टिव है, एल्युमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक जो है वो एल्युमिनियम को भगा नहीं पाएगा, तो ये रिएक्शन नहीं होगा। ज्यादा रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को अपनी जगह से भगाकर उसकी जगह ले लेता है, इसको कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो ये रिएक्शन तो होने से रहा। अब देखिए एल्युमिनियम है और आयरन है, एल्युमिनियम यहाँ पे है, आयरन यहाँ पे है, तो आयरन अगेन जो है वो क्या है, कम रिएक्टिव है एल्युमिनियम से, तो ये आयरन भी एल्युमिनियम को नहीं भगा पाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये आयरन है और ये कॉपर है, कॉपर की पोजीशन यहाँ पे है, आयरन की पोजीशन यहाँ पे है, यानी आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ऊपर वाला नीचे वाले से ज्यादा रिएक्टिव। सो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। सो हाँ, आयरन जो है क्या करेगा, कॉपर को भगा देगा, बन जाएगा क्या, आयरन सल्फेट, और बेचारा कॉपर जगह से हट गया। तो ये रिएक्शन तो हमारा हो गया। नाउ क्या जिंक भी कॉपर को भगा पाएगा, आप कहेगा यस सर, जिंक भी ऊपर है कॉपर नीचे है, तो जिंक भगा देगा किसको, कॉपर को, बना लेगा क्या, जिंक सल्फेट, और बेचारा कॉपर बाहर आ गया। तो कौन सा रिएक्शन हो रहा है, सी और डी हो रहा है, सी और डी ऑप्शन नंबर डी में है माय डियर फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी में है। और खुशी इस बात की है कि इसका इतना सारा क्वेश्चन हमने किया है कि अब सभी का उत्तर सही हो गया। राखी, श्वेता, सुहन, ऋतिका, पॉली, गुज्जर, प्रशांत, क्या बात है, मजा आ गया देखकर। अगले सवाल का रुख करते हैं, अगले सवाल की तरफ हम लोग चलेंगे। आराम से पढ़िएगा, सवालों को कोई हड़बड़ी नहीं है, जरा सा हड़बड़ाइएगा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आपको लगेगा कि सही बना रहे हैं। बोलता है कि एक एलिमेंट है एक्स जो कि पुअर कंडक्टर है, किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। ये इंफॉर्मेशन के आधार पे हमें क्वेश्चन को पकड़ना पड़ता है। तो ये जो एक तत्व है एक्स जो इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होता है, और जब हम इसे, इस एक्स को जलाते हैं ऑक्सीजन में, तो क्या बनता है, एक गैस बनती है। इस एक्स को हवा में जलाते हैं तो एक गैस बनती है, क्या बनती है, गैस बनती है। और इस गैस को जब हम डिसॉल्व करते हैं पानी में, इस गैस को जब डिसॉल्व करते हैं पानी में, तो ये जो एक सॉल्यूशन तैयार होता है, एक विलयन तैयार होता है, एक विलयन तैयार होता है, घोल तैयार होता है। और ये जो घोल है ना, वो ब्लू को क्या कर देता है, ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। अच्छा, ब्लू को रेड कौन करता है, एसिडिक या बेस, यानी ये जो सॉल्यूशन होगा वो एसिडिक रहा होगा, ये जो घोल बना होगा वो अम्लीय घोल रहा होगा, है ना, क्योंकि जो एसिड है वो रेड को ब्लू करता है, एसिड जो है वो रेड को ब्लू करता है, रेड लिटमस को ब्लू करता है कौन, एसिड, और सॉरी एसिड जो है वो ब्लू को क्या करता है, रेड करता है, ब्लू को रेड करता है कौन, एसिड, और रेड को ब्लू करता है कौन, बेस, रेड को ब्लू करता है कौन, बेस करता है ना। तो क्या बोल रहा है, देखो, टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, तो ब्लू को रेड करेगा मतलब क्या था, वो एसिड था, ब्लू को रेड कर रहा है मतलब एसिड था। अब देखिए यहां पे कार्बन
और सल्फर पे थोड़ा सा गौर फरमाइए। मैग्नीशियम तो मेटल है, मैग्नीशियम को हवा में जलाएंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी में घोलेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मेटल का जो हाइड्रोक्साइड होता है वो बेसिक होता है, क्षारीय होता है, तो ये तो नहीं होगा। अब बचा हमारा कार्बन, कार्बन को जलाएंगे तो CO2 बनेगा, CO2 डिसॉल्व होकर H2CO3 बनाएगा, लेकिन कार्बन गुड कंडक्टर होता है, जैसे हीरा सॉरी ग्रेफाइट गुड कंडक्टर होता है, ग्रेफाइट क्या है आपका नॉन मेटल है। तो बच गया हमारे पास ये वाला सल्फर। सल्फर को जब हवा में जलाते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, और सल्फर डाइऑक्साइड को जब हम पानी में घोलते हैं, आपने देखा होगा स्पून वाला क्वेश्चन बहुत सारा किया है हमने, तो वो बन जाता है सल्फ्यूरस एसिड। तो हमारा सही उत्तर हो गया सल्फर। कितने लोगों ने बोला सल्फर? वेरी गुड, क्या बात है। कार्बन को क्यों नहीं चुना? यहां पे बोला था बैड कंडक्टर, वहां से हमने पकड़ा है, बाकी को एलिमिनेट किया। चलिए, वेरियस स्टेप्स ऑफ नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल के विभिन्न चरण दिए गए हैं, इन चरणों को सही से अरेंज करके सही सीक्वेंस को टिक करना है, सही कोड को टिक करना है। देखिए नाइट्रोजन साइकिल में क्या होता है, तो नाइट्रोजन साइकिल को अगर हम बात करें तो देखिएगा, थोड़ा सा स्टेप देख लीजिएगा नाइट्रोजन साइकिल का। तो ये भाई एटमॉस्फेयर में क्या है, एटमॉस्फेयर में 78% क्या है आपका नाइट्रोजन, और ये नाइट्रोजन पौधों के लिए बेकार है। हवा में जो नाइट्रोजन है वो पौधे नहीं ले सकते। तो ये बिजली वगैरह चमकती है, ये जब बिजलियां चमकेगी एटमॉस्फेयर में, तो ये बिजली चमकने से क्या होता है, बिजली चमकने से क्या होगा कि ये जो नाइट्रोजन है ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और नाइट्रोजन के कंपाउंड्स बनेंगे, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स बनेंगे, नाइट्रोजन के यौगिक बनेंगे, ठीक है। और ये जो नाइट्रोजन के यौगिक बन रहे हैं कहां पर, बिजली चमकने से, एटमॉस्फेयर में बिजली चमकने से नाइट्रोजन हवा में उपस्थित ऑक्सीजन से रिएक्शन करके नाइट्रोजन के कंपाउंड बनाएंगे, नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाएंगे, है ना। तो ये नाइट्रोजन का ऑक्साइड बन गया और रेन वाटर के साथ, वर्षा के पानी के साथ जमीन पे आ गए, है ना। तो वर्षा के पानी के साथ जमीन पर आ गए और ये नाइट्रेट जो है वो मिट्टी में घुल गए। अब इस नाइट्रेट को पौधा क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, पौधा क्या करेगा और शोषित करेगा, अपना फले फूलेगा, और इस पौधे को क्या करेंगे, इस पौधे को एनिमल्स खाएंगे, है ना। ये गाय बैल बकरी वगैरह क्या है, खा रहे हैं। अब इस प्लांट और एनिमल, अब ये नाइट्रोजन कहां चला गया, इस प्लांट से एनिमल में। अब इस प्लांट और एनिमल्स की डेथ होगी तो जो बैक्टीरिया है, फंगस है, इसको फिर से डिकम्पोज करके मिट्टी में मिला देंगे, ठीक है। और अब इसमें जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन को कुछ बैक्टीरिया वापस से नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करके फिर से ले आएंगे कहां पर, एटमॉस्फेयर में। तो ये आपका नाइट्रोजन साइकिल हो गया। इस कॉन्सेप्ट के आधार पे अरेंज कीजिए। सबसे पहले हमारा क्या हो रहा है, तो जो एटमॉस्फेयर में लाइटनिंग हो रही है, ये लाइटनिंग जो हवा में मौजूद नाइट्रोजन है उस पे पड़ रही है ना। और क्या बन रहा है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बन रहे हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बन रहे हैं। अब ये नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड हैं वो वर्षा के पानी के साथ जमीन पे आएंगे। तो हमारा पहला जो चरण है वो हो गया बी, बी के बाद हमारा क्या हो गया, ए, बी के बाद हमारा हो गया ए। तो लाइटनिंग के द्वारा जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड में कन्वर्ट हुए और ये वर्षा के जल के साथ नीचे आए। वर्षा के जल के साथ नीचे आए तो प्लांट ने उसे एब्जॉर्ब किया। तो हमारा हो गया कौन सा, डी, डी। और इस प्लांट को फिर एनिमल ने खाया तो हो गया हमारा ई। और ये दोनों की डेथ हो गई, दोनों की डेथ हो गई तो इसको बैक्टीरिया फिर इस नाइट्रोजन को वापस एटमॉस्फेयर में पहुंचा दिया। तो हमारा हो गया सी। तो हमारा बन के आ रहा है BADEC, BADEC। कहां पे है BADEC, देखिएगा ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए है। चलिए तो ए में लगा देता हूं मैं, आप देख लीजिएगा। तो कॉन्सेप्ट हमने बता दिया, बाकी आप लोग ऑप्शन चेक कर लीजिएगा कि यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है जी। चलिए
तो BADEC हमारा क्या हो गया, सही क्रम हो गया नाइट्रोजन साइकिल का। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। द केमिकल्स एडेड टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन अ फूड। किसी फूड आइटम में प्रोटीन है कि नहीं है, उसको टेस्ट किसके द्वारा किया जाता है। एक्चुअली ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है ना। टॉपिक का नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, भोजन के घटक, जिसमें भुज्जू और पहेली जो हैं वो भोजन में किसका परीक्षण कर रहे हैं कि प्रोटीन है कि नहीं है। तो भोजन में प्रोटीन का जो परीक्षण है वो किसके द्वारा किया जाता है। किसी खाद्य सामग्री में प्रोटीन है कि नहीं है वो परीक्षण किसके द्वारा करते हैं, कॉपर सल्फेट बेकिंग सोडा के द्वारा, कॉपर सल्फेट कास्टिक सोडा के द्वारा, जिंक सल्फेट बेकिंग सोडा के द्वारा, जिंक सल्फेट कास्टिक सोडा के द्वारा। तो एक तो स्टार्च का टेस्ट होता है, स्टार्च का टेस्ट आयोडीन के द्वारा किया जाता है, स्टार्च का टेस्ट आयोडीन के द्वारा किया जाता है। स्टार्च यानी मंड, जिसको हिंदी में स्टार्च भी हम कह सकते हैं, स्टार्च भी कह सकते हैं। किसी खाद्य सामग्री में स्टार्च है कि नहीं है ये जानने के लिए उस पर अगर आप 2-3 ड्रॉप आयोडीन का डालते हैं, किसका डालते हैं, आयोडीन का, और आयोडीन डालने पर कलर में चेंज आता है। कलर कैसा हो जाता है, ब्लू ब्लैक, ब्लू ब्लैक, गहरा नीला सा कलर हो जाता है। तो हम कहते हैं कि उस खाद्य सामग्री में निश्चित रूप से स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट है। जैसे आलू को काटिए और कटे हुए आलू पर आप 2-3 ड्रॉप आयोडीन का डालिए, ब्लू ब्लैक हो जाएगा। क्या साबित कर रहा है, आलू में स्टार्च है। चावल भात पर डालिए, ब्लू ब्लैक हो जाएगा। लेकिन प्रोटीन का टेस्ट हम करते हैं कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा से। अगर किसी खाद्य सामग्री जैसे कोई दाल वगैरह है उसको आप ऐसे मैश कर लीजिए या उसका पाउडर बना लीजिए, है ना, और उस पे कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा डालिएगा और कलर कैसा हो जाता है, वॉयलेट कलर का हो जाता है। इसका मतलब उस खाद्य सामग्री में प्रोटीन है निश्चित रूप से। मुझे देखना है कितने लोगों ने इसका सही उत्तर दिया है। तो ये जो है वो थोड़ा सा बैगनी कलर इख्तियार कर लेता है। तो कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा, इस टेस्ट का एक नाम है, वो जरा बताइएगा इस टेस्ट को किस नाम से जाना जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। नाउ अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। बिल्कुल आराम आराम से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए बोलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस इन वाटर डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। निम्नलिखित में से कौन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट से क्वेश्चन है ये। देखिए जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने बताया था कि सपोज करो कि ये कोई बीकर है और इसमें आपने डिस्टिल्ड वाटर लिया है। क्या लिया है, याद कीजिए, इसमें आपने डिस्टिल्ड वाटर लिया है। ये है आपका डिस्टिल्ड वाटर, आसूत जल, मार्केट में मिलता है डिस्टिल्ड वाटर। तो ये जो आसूत जल आपका होता है, इससे अगर हम एक वायर कनेक्ट करें, ऐसे बैटरी लगा दें, ये एक सेल है, सेल के समूह को बैटरी कहते हैं, और हमने क्या किया, एक स्विच लगा दिया और इससे एक बल्ब कनेक्ट कर दिया। ये देखिए, तो ये बल्ब नहीं जलेगा, ये बल्ब नहीं जलेगा क्योंकि जो डिस्टिल्ड वाटर होता है माय डियर फ्रेंड्स वो विद्युत का चालक नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि इसमें फ्री आयंस नहीं होते, फ्री आयंस नहीं होते, मुक्त आयन नहीं होते, मुक्त आयन नहीं होते। लेकिन जैसे ही आपने क्या किया, इस बीकर में थोड़ा सा क्या मिला दिया, ये तो डिस्टिल्ड वाटर था ही, ये डिस्टिल्ड वाटर था आपका, आसूत जल था। ध्यान से सुनिएगा जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया। इसमें आप थोड़ा सा क्या मिला दो, थोड़ा सा आप या तो एसिड मिला दो, या इसमें थोड़ा सा बेस मिला दो, या थोड़ा सा सॉल्ट मिला दो। इस डिस्टिल्ड वाटर में अगर आप थोड़ा सा अम्ल मिला देते हैं, थोड़ा सा क्षार मिला देते हैं, थोड़ा सा सॉल्ट मिला देते हैं, और तब ये देखिए इसको आप बैटरी से कनेक्ट करते हैं, स्विच क्लोज करते हैं और बल्ब से कनेक्ट करते हैं, तो ये बल्ब जलेगा। देखो जल रहा है। क्यों? जैसे ही आप इसमें एसिड मिलाएंगे, एसिड डिसोसिएट होकर H+ रिलीज करेगा, बेस डिसोसिएट होकर OH- रिलीज करेगा, सॉल्ट भी 2 भागों में टूटेगा, तो फ्री आयंस मिलेंगे। जैसे मान लिया HCl पानी में आप डालते हो तो टूट कर क्या देगा, H+ और Cl-, ये फ्री आयंस मिल गए। आयन का मतलब जिस पर कोई चार्ज हो उसको आयन बोलते हैं। अब देखिए लेमन जूस क्या है, एसिडिक होता है, तो एसिडिक जो है
वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होगा। कास्टिक सोडा बेस है, ये भी कंडक्ट करेगा। कॉमन सॉल्ट, सॉल्ट है, ये भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, लेकिन शुगर सॉल्यूशन जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। तो अगर हम पानी में नमक घोल देते हैं, कास्टिक सोडा घोल देते हैं, लेमन जूस घोल देते हैं, तो ये भाई इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, लेकिन शुगर सॉल्यूशन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है माय डियर फ्रेंड्स। सो राइट आंसर शुड बी विच वन? ऑप्शन नंबर बी, श्वेता, ARY सॉन्ग। क्या बात है भाई। कनिष्का, स्वाति, रचना, ठीक है जी, गुज्जर, बहुत बढ़िया। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। तो ये इसके पीछे ये कॉन्सेप्ट था। तो एसिड, बेस और सॉल्ट, एसिड का एक्वस सॉल्यूशन, बेस का एक्वस सॉल्यूशन और सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। इसलिए आपने देखा होगा टैप वाटर, रेन वाटर, ये सब इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर हैं। हाथ भीगा हुआ है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस छुएंगे झटका मारेगा। आप जो है स्विच ऑन करेंगे झटका लगेगा आपको, ठीक है। तो भीगे हाथों से इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को छूना नहीं चाहिए, क्योंकि टैप वाटर इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, क्योंकि उसमें मिनरल्स होते हैं, आयंस होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 का रुख करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है माय डियर फ्रेंड्स कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों को गौर से पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। असर्शन रीजन वाला एक सवाल आ गया, बोलता है कि बर्निंग ऑफ पीस ऑफ पेपर टू प्रोड्यूस एश इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। कागज के एक टुकड़े को आप जला रहे हैं और उसे राख में परिवर्तित कर रहे हैं, तो यह एक केमिकल चेंज की कैटेगरी में आता है। रीजन उसका दिया है कि बर्निंग ऑफ पीस ऑफ पेपर इज एन इरिवर्सिबल चेंज। और आप जानते हैं कि अगर केमिकल चेंज होता है तो वो इरिवर्सिबल होता है। दूध से दही बना, केमिकल चेंज है, दही से वापस आप दूध नहीं बना सकते, इरिवर्सिबल। तो केमिकल चेंजेस आर irreversible. तो both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. So A should be the right option. और इस बार तो किसी का कोई उत्तर गलत ही नहीं हो रहा है। क्या बात है, मजा आ गया देखकर। कोई भी अनाप शनाप उत्तर आज नहीं दे रहा है ना। तो धीरे धीरे इसी तरह से कॉन्सेप्ट आपका बिल्डअप होगा और कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा कि जो हमने थ्योरी पढ़ रखी है क्या उससे हमारे सवाल बन रहे हैं। चलिए अगला सवाल आपके सामने पेश है और वो सवाल कहता है कि भाई देखो क्या कह रहा है, पढ़ो आप। कहता है कि विच प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इज यूज्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन के लिए पार्टिकल का कौन सा कैरेक्टर होना चाहिए। कोई चीज बैठ रही है एटमॉस्फेयर में, ऐसे सेडिमेंटेशन हो रहा है, कहीं पर भी कोई चीज सेडिमेंट हो रही है, बैठ रही है नीचे आकर धीरे धीरे बैठने को सेडिमेंटेशन कहते हैं, अवसादन। तो उसमें उसकी क्या पार्टिकल्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। वो पार्टिकल लाइट होना चाहिए, हल्का। तो कोई पार्टिकल हल्का है तो क्या वो एटमॉस्फेयर में धीरे धीरे बैठेगा या एटमॉस्फेयर में से टहलता रहेगा। तो लाइट तो नहीं होगा। तो जहां जहां लाइट है वहां पे काट देते हैं हम। कोई भी चीज धीरे धीरे बैठ जा रही है नीचे, मतलब वो हेवी होना चाहिए। हेवी और क्या होना चाहिए, वाटर में सॉल्युबल होना चाहिए या वाटर में इनसॉल्युबल होना चाहिए। तो वाटर में इनसॉल्युबल होना चाहिए, हेवी एंड इनसॉल्युबल इन वाटर। सो डी शुड बी द राइट ऑप्शन। इसमें तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। अगर ये एटमॉस्फेयर में जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, जो बड़े बड़े कण हैं, वो हवा में घुलनशील हो जाएंगे तो फिर वो वेपर के फॉर्म में टहलते रहेंगे। तो क्या होना चाहिए, हेवी होना चाहिए और इनसॉल्युबल होना चाहिए, तभी वो सेडिमेंट करेगा, सेडिमेंटेशन उसका हो पाएगा। तो ये तो आसान सा सवाल है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 का हम लोग रुख करते हैं। बोलता है द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन बाई अंतरा। अंतरा एक लड़की है जो क्या कर रही है कि भाई बर्निंग वेरियस फाइबर्स एंड कैंडल फ्लेम ऑन कैंडल फ्लेम। डिफरेंट फाइबर्स है, उसको कैंडल फ्लेम में वो जला रही है ना। और जलाने के बाद देख रही है कि एक फाइबर है बर्न विद ब्राइट लाइट, है ना, जो है सलेटी काली राख चमकदार रोशनी के साथ जलती है और सलेटी काली राख छोड़ती है जलने के बाद। इसका कैसा होता है, ग्रेश ब्लैक ऐश। तो X जो है उसको कैंडल में आप जला रहे हैं तो ये ब्राइट लाइट के साथ जल रही है और ग्रेश ब्लैक ऐश जो है वो छोड़ रही है। जो Y है एक फाइबर जिसको बर्न करने पर ये जो है वो डार्क क्रिस्प ऐश प्रोड्यूस कर रही है।
है ना। तो कुंचित होकर जलती है, मतलब कर्लिंग, बर्न बाई कर्लिंग। जेड जो है वो मेल्ट कर जाता है, जेड जो है वो मेल्ट कर जाता है ना। उसको जब कैंडल के पास ले जा रहे हैं तो वो मेल्ट कर गया, है ना, पिघल गया। तो बोलता है कि भाई एक्स वाई जेड कौन है। तो सबसे पहले जेड पे गौर करते हैं कि ये जेड क्या हो सकता है जो, जिसको ले जाने पे ये मतलब जम गया है। बताइए कौन सा हो सकता है। पहले जेड पे गौर करिए। तो जो नायलॉन है, देखिएगा जो नायलॉन होगा वो क्या होगा, गर्म करने पर वो जम जाता है जी, ऐसे सिकुड़ जाएगा वो नायलॉन। यानी जेड नायलॉन रहा होगा। तो सबसे लास्ट में जिसमें नायलॉन है वो सही उत्तर होगा। और पहला जो है वो सिल्क होगा, बिल्कुल सिल्क है, जो भाई एकदम चमकदार रोशनी के साथ जल रहा है। और दूसरा जो है वो ठीक ठाक रोशनी से नहीं जल रहा है, वो डेनिम है ना। तो आपका आ गया सिल्क, डेनिम और नायलॉन। तो पकड़ना था, ज्यादा इसमें कुछ साइंस का यहाँ पे कुछ ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक मेटल ए है जो बी को डिस्प्लेस कर रहा है, यानी ए ऊपर होगा बी नीचे होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे गौर कीजिएगा। एक धातु है ए जो विस्थापित कर रहा है धातु बी को, ऊपर कौन होगा, ए ऊपर होगा बी नीचे होगा, तभी ए जो है वो बी को विस्थापित कर रहा है उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से, बट नॉट एबल टू डिस्प्लेस सी। लेकिन वो सी को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है, बी जो है वो सी को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है, यानी सी ऊपर होगा, सी बी से ज्यादा रिएक्टिव होगा ना। अरे भाई क्या बोल रहे हैं, मेटल ए जो है वो बी को डिस्प्लेस कर रहा है, ए जो है वो बी को डिस्प्लेस कर रहा है, मतलब ऊपर कौन, ए या बी। तो आप कहेगा सर ए ऊपर होगा, ए बी को डिस्प्लेस कर रहा है, ए ऊपर। लेकिन क्या बोल रहा है, बट नॉट डिस्प्लेस मेटल सी। क्या बोल रहा है, बी जो है वो सी को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है। अ मेटल ए डिस्प्लेसेस मेटल बी, अ मेटल ए डिस्प्लेसेस मेटल बी। मेटल ए जो है वो बी को क्या कर पा रहा है, डिस्प्लेस कर पा रहा है ना, बी को डिस्प्लेस कर पा रहा है, मतलब ए ऊपर होगा बी नीचे होगा, फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन बट नॉट एबल टू डिस्प्लेस सी, यानी ए सी को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब सी ए से भी ऊपर होगा, सी ए से भी ऊपर होगा। ए बी को डिस्प्लेस कर पा रहा है, तो ए ऊपर बी नीचे, लेकिन ए जो है वो सी को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है, शायद यही बोल रहा है, बट नॉट एबल टू डिस्प्लेस सी फ्रॉम सॉल्ट सोल्यूशन। मेटल बी डिस्प्लेस मेटल डी, मेटल बी जो है वो मेटल डी को डिस्प्लेस कर पा रहा है, यानी बी से नीचे डी होगा। ठीक है, बी की रिएक्टिविटी ज्यादा, डी की रिएक्टिविटी कम। विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। अब देख लीजिए हमारा यही करेक्ट रिएक्टिविटी का ऑर्डर बन गया, सी ए बी डी, सी ए बी डी, ऑप्शन नंबर सी हो गया। कोई शक है, तो बस जैसे जैसे लिखा हुआ है ना उसी हिसाब से क्या करना है, आपको अरेंज करना है कि धातु ए धातु बी को विस्थापित कर रहा है किंतु धातु सी को विस्थापित नहीं कर पा रहा है, बी डी को विस्थापित कर पा रहा है। तो हमारा ये वाला रिएक्टिविटी सीरीज बन गया। इन मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज बनाना था आपको, तो ऐसे बन गया। चलिए ये तो आसान क्वेश्चन, इसको आप बनाइए। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से बहुत सारे सवाल आपके एग्जाम्स में हैं और उसको हमने काफ़ी बेहतरीन तरीके से डिस्कस किया है कोर्स में। हड़बड़ाना नहीं है, एकदम आराम आराम से रिलैक्स होकर क्वेश्चन को बनाना है, अदरवाइज दिक्कत में पड़ जाइएगा आप। चलिए बताइए इसका उत्तर बताइए। एक नॉन मेटल है जो दो रूपों में एग्जिस्ट करता है, एक नॉन मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। तो नॉन मेटल लिक्विड सॉरी नॉन मेटल रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, ब्रोमीन होता है वो। ठीक है, एक नॉन मेटल जो ब्रास और ब्रॉन्ज में होता है, एक नॉन मेटल जो वाटर को डिसइंफेक्ट करता है, तो वो जरूर रहा होगा क्लोरीन। पढ़ा है। मेटल जो है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज होता है, कौन सा, जिंक होता है। तो देख लीजिए आप सही से बताइए।
कौन सा उत्तर आ रहा है सही? बताइए। तो सबसे पहले एक नॉन मेटल है जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, हमको इतना ही पता है बस। तो एक नॉन मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, वो है ब्रोमीन। तो बी का हमारा 4 है। देखिएगा बी का 4 किस में आ रहा है? तो बी का 4 आ रहा है हमारा सी में, और हमारा सी में और डी में आ रहा है। बी का 4 आ रहा है सी और डी में, मतलब ए और बी तो यहीं से खत्म कर देते हैं हम। चलिए अब इन्हीं दोनों में देखना है। एक और को किसी में देख लेते हैं जो हमें मालूम है, बाकी समझ लो नहीं मालूम है। तो एक नॉन मेटल है जिसको वाटर वाटर के प्यूरिफिकेशन में यूज किया जाता है, यानी डी का हमारा हो गया 1। तो डी का हमारा हो गया 1, है ना? तो डी का 1 किस में है? तो डी का 1 हमारा है ऑप्शन नंबर डी में। बाकी मिल ही गया, 1 का 3 हो जाएगा। दो फॉर्म में कौन होता है? कार्बन। तो कार्बन हीरे के फॉर्म में भी रहता है, ग्रेफाइट के फॉर्म में भी रहता है। एक्चुअली कार्बन के बहुत सारे एलोट्रॉप अब तो आ गए हैं, लेकिन जनरली यहाँ पे हीरा और ग्रेफाइट की बात कर रहा है। तो कार्बन जनरली दो रूपों में मिल रहा है, हीरा और ग्रेफाइट। तो सही उत्तर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर डी हो गया। नाउ विच प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इज यूज्ड फॉर प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन? सेडिमेंटेशन के लिए कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए? तो हेवी और इनसॉल्युबल होनी चाहिए। ये अभी अभी पढ़ाया है, ये हमारा रिपीट हो गया। ठीक है, चलिए अब आते हैं। ए जो है वो थायराइड ग्लैंड के लिए ज़रूरी होता है। एक एलिमेंट है ए जो हमारे थायराइड ग्लैंड के फंक्शन के लिए ज़रूरी होता है। हमारा थायराइड ग्लैंड प्रॉपर फंक्शन करता है, उसके लिए ज़रूरी है एक एलिमेंट। और आप जानते हैं कि थायराइड से एक हार्मोन सेक्रीट होता है, उस हार्मोन का नाम है थायरॉक्सिन। और थायरॉक्सिन के निर्माण के लिए ज़रूरी होता है आपका आयोडीन। थायरॉक्सिन के निर्माण के लिए ज़रूरी होता है हमारा क्या? आयोडीन। आयोडीन की कमी से हो जाता है एक बीमारी जिसे हम कहते हैं ग्वाइटर, घेघा रोग। क्या हो जाता है? घेघा रोग। तो अगर भोजन में आयोडीन की कमी हो गई तो एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम है ग्वाइटर। और ग्वाइटर नामक रोग जो है वो आप जानते हैं कि किस रीजन में होता है। तो बोल रहा है कि ए इज रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड, है ना? तो ए जो है वो थायराइड के प्रॉपर फंक्शन के लिए जरूरी होता है, और उसकी डेफिशिएंसी से एक बीमारी हो जाती है बी। इट इज एन इंडेमिक डेफिशिएंसी डिजीज। किसी खास क्षेत्र में जो बीमारी होती है उसको इंडेमिक डिजीज कहते हैं। इट इज यूजुअली सफर्ड बाय द पीपल इन लिविंग सी रीजन। सी रीजन में रहने वाले व्यक्तियों में ये बीमारी पाई जाती है। डेफिशिएंसी ऑफ ए ऑल्सो कॉजेज डी इन चिल्ड्रेन। डेफिशिएंसी ऑफ ए जो है वो चिल्ड्रेन में डी नामक बीमारी कॉज करती है। बताइए कि वो क्या है? तो देखिए सबसे पहले ए को पहचानिए। तो ए हमारा आयोडीन होगा। ए हमारा क्या होगा? आयोडीन होगा। तो कैल्शियम को हटा देते हैं, फॉस्फोरस को हटा देते हैं, और आयरन को हटा देते हैं। बच गया, यहाँ पे आयरन ही दिया है, एक्चुअली यहाँ पे आयोडीन होना चाहिए। तो ये आयोडीन है, एक्चुअली हिंदी में देखिएगा आयोडीन है। तो हमारा बन गया जो ऑप्शन नंबर डी, कि भाई ए की कमी से एक बीमारी हो जाए। ए जो है वो प्रॉपर फंक्शन के लिए जरूरी होता है, थायराइड के प्रॉपर फंक्शन के लिए जरूरी होता है आयोडीन। आयोडीन की कमी से हो जाता है ग्वाइटर, और ग्वाइटर नामक रोग हिल्ली एरिया में बहुत ज्यादा होता है ना? और इसकी कमी अगर गर्भवती महिलाओं में आयोडीन की कमी हो गई तो जो बच्चा पैदा होगा वो मेंटली रिटार्डेड पैदा होगा, है ना? बायोलॉजी में हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर गर्भवती महिलाओं में आयोडीन की कमी हो गई तो थायरॉक्सिन की कमी होगी, और उसका जो बच्चा होगा वो मतलब मेंटल रिटार्डेशन उस बच्चे में होगा, मतलब उसका दिमाग ठीक से विकसित नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बन के आ गया। तो इस तरह से हम क्या करेंगे? एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मैच द फॉलोइंग। तो बिल्कुल आराम आराम से हम लोग क्वेश्चन को करेंगे, कोई भी हड़बड़ी नहीं है मुझे ना आपको। और एग्जाम में भी आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं। चलिए
ये तो हो चुका है। अगले सवाल पे चलते हैं। इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल प्रोड्यूसेस अ गैस विच इज पॉइजनस and reduces the oxygen carrying capacity of the blood. This gas is तो हम लोगों ने यहां पे पढ़ा है कि अगर कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है और ऑक्सीजन का अमाउंट अगर एटमॉस्फेयर में सफिशिएंट है, याद कीजिए इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में हम लोग पढ़ रहे थे, अगर कार्बन को आप जलाते हो ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो ये बनता है क्या CO2 बनता है। कब? ऑक्सीजन की मात्रा अगर हवा में ठीक ठाक है। लेकिन अगर कार्बन जल रहा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में और ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो अपर्याप्त है, इनसफिशिएंट है, तो बन जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। और याद कीजिए कि ये आपका हीमोग्लोबिन था, हवा में ये CO2 था, हवा में ऑक्सीजन था, तो आपका हीमोग्लोबिन CO2 को ठुकराकर ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग बना रहा था, CO2 को ठुकराकर ऑक्सीजन के साथ रिश्ता बना रहा था। लेकिन सर्दियों के मौसम में हमने दरवाजे खिड़कियां बंद कर दिया और अंगीठी जला ली या लकड़ी जला ली, तो क्या होगा? चारों तरफ से दरवाजे खिड़की आपने बंद कर दी, तो क्या होगा कि हवा में जब तक आपके कमरे में जब तक ऑक्सीजन था वो लकड़ी कोयले के कार्बन से कंबाइन करके CO2 बनाया, लेकिन जैसे ही फिर कमी होगी बनने लगेगा कार्बन मोनोऑक्साइड, इनकम्प्लीट कंबशन होने लगेगा। और अब देखिए मामला बिगड़ जाएगा। अब देखिए हवा में CO2 भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है और ऑक्सीजन भी है। CO2 को तो पहले ही ठुकरा रखा था हीमोग्लोबिन ने, अब ऑक्सीजन को भी ठुकरा देगा, ये बंधन बना लेगा किसके साथ? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। यानी जब तक कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं था तब तक हीरो कौन था? ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन के लिए हीरो कौन था? ऑक्सीजन। जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड की एंट्री हुई हीमोग्लोबिन बेवफा हो गया, इसने CO2 को तो पहले से ठुकरा रखा था, ऑक्सीजन को भी ठुकरा दिया, किसके साथ संबंध बना लिया? किसके साथ बॉन्डिंग बना ली? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। अब आपकी बॉडी में सिर्फ जा रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन जा ही नहीं रहा है, जिसकी वजह से आप पर धीरे धीरे बेहोशी तारी होगी, बेहोश हो जाएंगे और मर जाएंगे। सर्दियों के मौसम में अक्सर आपने देखा होगा, इस तरह की खबरें सुनी होगी आपने अखबारों में, टेलीविजन में, कि लोग अंगीठी जलाकर सोए और सोए के सोए रह गए। तो अगर आप सर्दियों के मौसम में अंगीठी जलाकर, लकड़ी जलाकर, कोयला जलाकर, ब्लोवर चलाकर सोते हैं तो एक ना एक दरवाजे खिड़की जरूर खुली रखिए, अदरवाइज हीमोग्लोबिन की बेवफाई के कारण जिंदगी आपसे बेवफा हो जाएगी। तो हमने वहां पे पढ़ाते वक्त एक शेर भी बोला होगा कि हम वो दीवाने हैं जो ताज़ा हवा लेते हैं, हम वो दीवाने हैं जो ताज़ा हवा लेते हैं, खिड़कियां खोल के मौसम का मज़ा लेते हैं। तो एक ना एक खिड़कियां खुली रखिए अगर आप ब्लोवर चलाते हैं तो क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई जब अपूर्ण दहन होता है किसी ईंधन का, यानी ऑक्सीजन की कमी में जलता है, तो क्या बनता है भाई साहब? कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या बोलते हैं? द साइलेंट किलर, चुपचाप मौत दे देता है। आप जो है, आपका दम घुट रहा होगा लेकिन आप में इतनी ताकत नहीं होगी कि आप सामने दरवाजा खोल सके, है ना। आपने देखा होगा हौज खास इलाके में 7 मजदूर इस तरह से सोए थे अंगीठी जलाकर और सुबह सब के सब मृत पाए गए, और अक्सर इस तरह की खबरें आप देखते हैं। तो इस तरह की बातें हम लोगों ने पढ़ने समय की है, तो आप इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे उड़ा दोगे, है ना। इतना जबरदस्त एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने किया था, है ना। चलिए अगले सवाल पे हम लोग चल लेते हैं जी। अगला सवाल कहता है कि एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन समझते हैं ना, किसी भी चीज में पानी मिला देना, जलीय घोल। एक्वा मतलब वाटर होता है, तो पानी के साथ कोई घोल बना रहे हैं तो उसको एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड विल टर्न ब्लू लिटमस टू रेड? तो ब्लू को रेड कौन करता है? ब्लू को रेड करता है एसिड, अम्ल रेड करता है, यही ना। रेड को ब्लू कौन करता है? रेड लिटमस को ब्लू करता है आपका बेस। अब देखिए, यानी जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होना चाहिए? एसिडिक होना चाहिए कि बेसिक होना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स?
एसिडिक सॉल्यूशन होगा तभी ब्लू लिटमस को रेड करेगा। तो बोलता है कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड विल टर्न ब्लू लिटमस रेड। अच्छा, मेटल का जो ऑक्साइड होता है, धातु का जो ऑक्साइड होता है वो कैसा होता है? बेसिक होता है। मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो कैसा होता है? बेसिक होता है, क्षारीय होता है। और नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होता है, नॉन मेटल अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं, एसिडिक होते हैं, अम्लीय होते हैं, है कि नहीं? मतलब क्या कर रहा है? ब्लू को रेड कर रहा है, मतलब एसिडिक सॉल्यूशन होना चाहिए और नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक सॉल्यूशन बनाते हैं। तो देख लीजिए, कॉपर तो मेटल है, खत्म हो गया, ये तो रेड को ब्लू करेगा। कैल्शियम मेटल है, खत्म हो गया। मैग्नीशियम मेटल है, खत्म हो गया। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड को जब हवा में सल्फर को जब हवा में जलाएंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, उसको पानी में डिसॉल्व करेंगे, सल्फ्यूरस एसिड बनेगा, जो क्या करेगा? ब्लू को रेड कर देगा। क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो सबको हम एलिमिनेट कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। धातु के ऑक्साइड क्षारीय गुण के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं, है ना। तो बाकी कॉपर तो धातु है, कैल्शियम धातु है, मैग्नीशियम धातु है, बच गया हमारा सी सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड को पानी में डिसॉल्व करने पर सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। तो ये सब थ्योरी में हम लोग पढ़ चुके हैं जी, कोई शक? चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्रोमियम प्लेटिंग। क्रोमियम प्लेटिंग, क्रोमियम की जैसे लोहे के वस्तुओं को हम क्या करते हैं? जंग वगैरह से बचाने के लिए उस पर क्रोमियम का लेयर चढ़ा देते हैं, और धातु दूसरे धातु पर क्रोमियम की लेयर चढ़ा देना क्रोमियम प्लेटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रोमियम प्लेटिंग। तो बोल रहा है कि क्रोमियम इज यूज फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग बिकॉज, बताइए विच ऑफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स। फॉल्स चुनना है जी। यहां पे मैं फिर करेक्ट लगा के चला जाऊंगा, फिर आप कहिएगा सर गलत हो गया, गलत हो गया। बताइए, क्रोमियम लेपन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? क्रोमियम विद्युत लेपन के लिए उपयोग में लिया जाता है क्योंकि, ये हम केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ेंगे, वहां पे देखेंगे। एक्चुअली ये फिजिक्स का सवाल है। क्योंकि भाई इसमें कोरोजन नहीं होता है ना, जंग नहीं लगता, ये तो सही है, हमें गलत चुनना है। ज्यादा इसमें स्क्रैच भी नहीं आता है, और चूंकि हम क्रोमियम का पूरा बना नहीं सकते, क्योंकि क्रोमियम काफी एक्सपेंसिव धातु होता है, तो कोई भी पूरी की पूरी चीज अगर आप क्रोमियम की बना रहे हैं तो दिक्कत में पड़ जाएंगे आप, काफी महंगा आएगा। जैसे आपने देखा होगा, बाइक की हैंडल है या साइकिल की हैंडल है, उस पर क्रोमियम की क्या होती है? प्लेटिंग होती है। अगर पूरी हैंडल ही हम क्रोमियम की बनाएं तो वो काफी महंगा होगा, तो हम क्या करते हैं? उस पर क्रोमियम की प्लेटिंग कर देते हैं। तो ये सब तो सही है कि इससे पूरी वस्तु के निर्माण करेंगे तो ये महंगा होगा, है ना। और ये काफी चमकदार भी होते हैं, अच्छा चमकता है, बिल्कुल लगता है स्टील जैसा क्रोमियम देखने में। तो बोल रहा है कि क्रोमियम के बारे में, क्रोमियम प्लेटिंग के बारे में कौन क्या है? गलत है। तो यही गलत है ना, कि हम क्रोमियम की प्लेटिंग इसलिए करते हैं क्योंकि क्रोमियम डल अपीयरेंस का होता है। नहीं भाई, ये गलत है, हम इसलिए करते हैं। तो फॉल्स वाला ऑप्शन नंबर ए होगा। आ रही है बात समझ में, है ना? समझ ही गए होंगे जज्बात को। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ मेटल विच रिएक्ट्स विद डाइल्यूट H2S4 बट डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl। इनमें से एक ऐसा मेटल खोजिए जो H2SO4 से तो रिएक्शन करता है, लेकिन HCl से रिएक्शन गर्म करने पे भी नहीं करता है। तो निम्नलिखित में से उस धातु को चुनिए जो डाइल्यूट H2SO4 से अभिक्रिया करती है, लेकिन डाइल्यूट HCl से अभिक्रिया नहीं करती है गर्म करने पर भी। बताइए। अच्छा, जनरली मेटल जो हैं वो रिएक्शन करते हैं, जनरली मेटल जो हैं वो रिएक्शन करते हैं किससे? डाइल्यूट एसिड से। लेकिन वह मेटल जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे को आएंगे, है ना, मतलब हाइड्रोजन से भी नीचे आएंगे, हाइड्रोजन से भी नीचे आएंगे, जैसे करीना का मंगेतर, आली जनाब,
फिर से पब गए हैं कॉपर हरगिज नहीं सिल्वर गोल्ड चुराने। तो ये जो हाइड्रोजन से नीचे जो है मेटल ना, वो कम रिएक्टिव होते हैं, तो ये हाइड्रोजन को नहीं हटा पाएंगे, हाइड्रोजन को नहीं हटा पाते जनरली। तो वो जो है HCl से रिएक्शन नहीं करते, HCl से रिएक्शन नहीं करते। तो इसमें आ गया सबसे नीचे जो है रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर आएगा, तो हम कॉपर को बिना किसी शक के टिक लगा देंगे। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कथन कहता है आपका कि भाई साहब फोटोसिंथेसिस में सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया याद कीजिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है ना। ये स्टेटमेंट दिया गया है, बोल रहा है कि भाई इनमें से कौन सा सही है। तो पहला वाला हमारा बिल्कुल सही हो गया। दूसरे को देखते हैं जरा। फोटोसिंथेसिस में CO2 और वाटर यूज होता है। तो आपने देखा होगा फोटोसिंथेसिस में CO2 और वाटर मिलकर एनर्जी की सहायता से बना लेता है C6H12O6 और ऑक्सीजन निकलता है। तो CO2 और वाटर भी यूज हो रहा है, तो बिल्कुल सही है, देखते जाएगा। फोटोसिंथेसिस CO2 इज रिलीज्ड, फोटोसिंथेसिस में CO2 रिलीज होता है, ये बहुत ही घटिया बात है। CO2 एब्जॉर्ब हो रहा है, तो ये गलत हो गया हमारा। इन फोटोसिंथेसिस O2 इज रिलीज्ड एंड CO2 इज कंज्यूम्ड, O2 रिलीज हो रहा है, CO2 कंज्यूम हो रहा है, बिल्कुल सही है। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस बोथ ड्यूरिंग डे एंड नाइट, ये भी गलत है। दिन के समय में फोटोसिंथेसिस होता है क्योंकि ये लाइट की उपस्थिति जरूरी होती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 चीजें आवश्यक होती हैं, CO2, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल। सनलाइट और क्लोरोफिल जरूरी होता है। तो ये एक्चुअली में बायोलॉजी का सवाल है। तो हमारा जो करेक्ट हो गया A, B और D हो गया। A, B, D ऑप्शन नंबर डी में है। तो ये रहा बायोलॉजी का सवाल, ये है बायोलॉजी का सवाल। ठीक है जी, मज़ा आ रहा है क्वेश्चन करने में, कॉन्फिडेंस आ रहा है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे माय डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा कहता है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंज, निम्नलिखित में से कौन एक केमिकल चेंज है। अब इसको आप ही बनाइए, निम्नलिखित में से कौन एक केमिकल चेंज है। अभी तो डेली क्लास मुमकिन नहीं है नूरजहां, बाकी देखते हैं हम, बताइए। देखिएगा, कोई भी सिल्वर की वस्तु है, चांदी की वस्तु है, उसको हवा में रखने पर वो थोड़ी काली हो जाती है। क्यों? सिल्वर की वस्तुओं को बहुत दिनों तक हवा में छोड़ देते हैं, तो सिल्वर हवा में मौजूद सल्फर जो किस रूप में रहता है, हाइड्रोजन सल्फाइड के रूप में रहता है और बन जाता है सिल्वर सल्फाइड। क्या बन जाता है? सिल्वर सल्फाइड। और सिल्वर सल्फाइड की एक ब्लैक कोटिंग उस पर आ जाती है। दिल्ली में अगर आप चांदी के वस्तु को पहनेंगे, चांदी के जेवरात को पहनेंगे, तो कुछ दिन में ही वो गंदे हो जाते हैं, काले हो जाते हैं, इसी की वजह से। इसको बोलते हैं कोरोजन ऑफ सिल्वर। तो सिल्वर जो हवा में मौजूद हाइड्रोजन सल्फाइड है उससे मिलकर क्या बना लेता है? Ag2S, सिल्वर सल्फाइड। और इस सिल्वर सल्फाइड की एक ब्लैक लेयर उस चांदी के वस्तुओं पे आ जाती है। इसको क्या बोल रहे हैं? कोरोजन ऑफ। तो ये केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज है? तो केमिकल चेंज है। तो ये एक केमिकल चेंज हो गया, है ना, रासायनिक परिवर्तन। फिर बोलते हैं सब्लिमेशन ऑफ नैप्थलीन बॉल। ये जो नैप्थलीन के बॉल होते हैं सॉलिड स्टेट में होते हैं, आपने देखा होगा व्हाइट कलर का जो टॉयलेट वगैरह में रखा रहता है, वो सॉलिड है, गैस बन के उड़ गया। फिजिकल के केमिकल चेंज, ये है फिजिकल चेंज। तो ये केमिकल चेंज नहीं है, सब्लिमेशन है ना। नैप्थलीन बॉल सॉलिड था, गैस बन के उड़ गया, तो ये केमिकल चेंज में नहीं आता है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ये जो वाटर है हमारा, है ना, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट में पढ़ेंगे हम लोग। वाटर से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वाटर टूट कर क्या बनाता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाता है। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रिसिटी पास करके वाटर को तोड़ना, ये क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, है ना।
केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट में इसको हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो ये भी एक केमिकल चेंज है ना। कंडेंसेशन ऑफ स्टीम, स्टीम का कंडेंस हो जाना, ये जो भाप है वो संघनित होकर पानी बन रहा है, ये आपका आता है फिजिकल चेंज में, केमिकल चेंज में नहीं आता, है ना। तो कंडेंसेशन ऑफ स्टीम, भाप का संघनन, ये भी फिजिकल चेंज है। ड्राइंग ऑफ वायर ऑफ एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के वायर को क्या खींचना, ये भी आपका फिजिकल चेंज में ही आता है। ठीक है, तो केमिकल चेंज में आ गया ए और सी, ए और सी ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है जी, तो बादाम सिंह भी हमारे साथ तशरीफ ला चुके हैं, स्वागत है बादाम साहब। प्रियंका तिवारी ने ए बोला है ऑप्शन। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंज, केमिकल चेंज के बारे में बोल रहे हैं, जैसे चांदी के कप का बदरंग हो जाना, है ना। उसके बाद वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस, सब्लिमेशन ऑफ नेपथलीन तो फिजिकल हो गया, कंडेंसेशन ऑफ स्टीम फिजिकल हो गया, एल्युमिनियम के तार को खींचना ये भी फिजिकल चेंज में आएगा। केमिकल चेंज पूछ रहा है कि कौन केमिकल चेंज है, तो हमारा ए और सी केमिकल चेंज है, यानी ऑप्शन नंबर सी शुड बी द राइट ऑप्शन। आ रही है बात समझ में। चलिए, आज के सेशन का अंतिम सवाल है, हमारा 80 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया 4 सेशन के हिसाब से। एक सेशन और करेंगे केमिस्ट्री का, 100 हो जाएगा, और उसके बाद फिर हम दूसरे टॉपिक पे आएंगे, दूसरे सब्जेक्ट पे आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली ट्रू फॉर नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स के बारे में कौन जनरली ट्रू है, देखते हैं, ये आप लोग बनाइए, देखते हैं क्या सही उत्तर आता है। मोहम्मद आसिम का 19/10 आया है, क्यों भाई इतना कम स्कोर क्यों? फिजिकल चेंज एक ऐसा चेंज, देखो हम लोगों ने पढ़ा है केमिस्ट्री में कि फिजिकल चेंज एक ऐसा चेंज जिसमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता, कोई नया पदार्थ नहीं बनता, और फिजिकल चेंज रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं। जैसे जैसे कि बर्फ से पानी का बनना, तो बर्फ से पानी बनाइए, पानी से बर्फ बन जाएगा। पानी से भाप बनना, भाप को फिर पानी में कन्वर्ट कर सकते हैं कंडेंसेशन के द्वारा। तो बोल रहा है कि कौन जनरली ट्रू है नॉन मेटल के बारे में, तो नॉन मेटल के बारे में क्या ट्रू है, दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, दे डू नॉट रिएक्ट विद एयर। अच्छा ये बताइए कि क्या नॉन मेटल एयर से रिएक्ट करता है कि नहीं करता? नॉन मेटल एयर से रिएक्ट करता कि नहीं करता? करता है एयर से रिएक्शन। दे रिएक्ट एक्टिवली विद एसिड, नॉन मेटल बिल्कुल रिएक्शन करते हैं। दे रिएक्ट एक्टिवली विद एसिड, दे मेक रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक, क्या नॉन मेटल स्वीट साउंड प्रोड्यूस करता है? तो कहेगा सर नहीं, नहीं करता है। तो हमें चुनना है कि ट्रू कौन सा है, तो बाकी 3 गलत है, एक ट्रू है। तो नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, ये सही है, नॉन मेटल वाटर से रिएक्शन नहीं करते, नॉन मेटल वाटर से रिएक्शन नहीं करते। ठीक है, सी कितने लोग बोल रहे हैं? दे रिएक्ट एक्टिवली विद एसिड, एसिड से एक्टिवली रिएक्शन करते हैं मेटल्स, है ना, एक्टिवली यहां पे लगा दिया ना, इसको आप समझिए।